इजराइल हमास डील ट्रंप ने लाई है। इसके सारे डिटेल्स अब बाहर आने लगे हैं। जब ये डिटेल्स पढ़ो तो समझ में आता है कि ये पूरी डील हमास और फिलिस्तीन दोनों के लिए एक जाल है। मैं इसमें से 2-3 पॉइंट्स बताता हूं। इस डील के तहत 53% जमीन जो गाजा की है, आईडीएफ पहले से ही कब्जा किए हुए है और वो इसे छोड़ने वाले नहीं है। यही से पूरा मामला शुरू होता है। अगर गहराई से देखें तो ये पूरा विथड्रॉल यानी वापसी स्टेप बाय स्टेप होगी। लेकिन करीब 93% जमीन जो कि आईडीएफ यानी इजरायली फोर्स की है, गाजा के कई शहरों समेत लगभग 50 से 93% उनकी ही पकड़ में रहेगी। दूसरा बड़ा जाल ये है कि अमेरिकी सेना करीब 200 लोगों की बात कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वही लोग इस डील को मूर्त रूप देंगे यानी मॉनिटर करेंगे। अब जब अमेरिकी सेना इसे मॉनिटर कर रही है तो सबसे अहम बात क्या होगी? मुख्य बात यह है कि हमास के हथियार नीचे रखने हैं, क्योंकि वही लोग पेट्रोलिंग करेंगे, वही बॉर्डर की देखरेख करेंगे। गाजा के और इजराइल के बीच का बॉर्डर नहीं, बल्कि मिस्र और बाकी बॉर्डर्स भी है ना, वो सब उनका कंट्रोल होगा। मतलब ये कि वो किसी भी हाल में ये मंजूर नहीं करेंगे कि जो लोग वहां से निकले, जो विस्थापित हुए, वो मिस्र या कहीं और जाकर वापस आए। ठीक वैसे ही ये उनका बेस है और ये अमेरिका की एक इच्छा है जिसे इजराइल ने बनाया है। जो लोग वहां हैं उनकी संख्या असल में 200 नहीं बल्कि कम से कम 1500 होगी। जब ये टीम आई तो अमेरिकी टीम ने सीधे इंटरव्यू किया। यही इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा था। इसके तहत जो भी बंधक थे वे पूरी तरह से इजराइल को मिले। बस इतना ही है। इसमें इजराइल ने इसे अंजाम दिया है, अमेरिका ने जबरदस्ती इस मामले को संभाला और फिर मरे हुए लोगों के शव भी देंगे। अंदर ये लोग गाजा में हमास के मांग करने वाले कुछ लोगों को नहीं देंगे, ये भी कह चुके हैं। ये सब आखिरी स्टेज में देखेंगे, ऐसा कहा जाता है। उनका फतह का नेता जो वेस्ट बैंक में काफी लोकप्रिय और जाना पहचाना लीडर है, उसे लेकर बात हो रही है। जब ये मॉनिटरिंग बॉडी की बात होती है तो टॉनी ब्लेयर का नाम आता है। टॉनी ब्लेयर के अधीन कई अरब देश और अमेरिका जैसे देश ये सब मॉनिटर करते हैं। इसराइल भी इसमें शामिल है, लेकिन फिलिस्तीन नहीं। मतलब जब फिलिस्तीन अथॉरिटी की बात होती है वे अरबिक में ही है। कुछ अरब देशों में मिस्र, कतर, सऊदी अरब और यूएई है, फिर यूरोप और तुर्की भी है। लेकिन इसकी कमान टॉनी ब्लेयर के हाथ में होगी। लेकिन ये टुकड़ी यहां सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है। मतलब अमेरिका सीधे अपनी फोर्स को हस्तक्षेप कर रहा है। ये जो हमास की बात कर रहे हैं, पूरा मामला साफ है कि हथियार नीचे रखने होंगे। मैं एक बात बताता हूं, जो भी लोग विश्व के संघर्षों का अध्ययन करते हैं उन्हें यह बात पता होती है कि ये मिलिशिया संगठन हथियार नीचे रखेंगे। मतलब जो समझौते होते हैं उनमें से बहुत कम, 1000 में से 1 या 2 ही सफल हुए हैं। पिछले 50 सालों को देखें तो भी यही हाल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब किसी इस्लामिक रेडिकल ग्रुप जैसे हमास की आइडियोलॉजी से जुड़ा है। ये समझौते ऐसे तरीके से बनाए गए हैं कि उनका हमास को कोई खास फायदा हो। इतने लोगों की मौत हुई, मतलब हमास की मिलिशिया में करीब 3000 लोग हैं और अब वो खुद कह रहे हैं कि उनके पास 1500 2000 लोग बच गए हैं। बताने वाली बात है, उनके इस हैया कहने वाले आदमी ने रिपोर्ट किया था और टेलीग्राफ, वॉशिंगटन पोस्ट और कुछ अरब अखबारों ने भी इसकी रिपोर्ट की थी। अब उनके पास करीब 1500 लोग हैं। उनके कई नेता मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये 1500 लोग पूरी तरह से नीचे जमीन पर नियंत्रण कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसे मॉनिटर करने के लिए अमेरिकी सेना भी आ सकती है। गाजा में इस समूह का सबसे मजबूत होना और अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना, जो इस वक्त पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है, ये बड़ा ग्लोबल मुद्दा बन गया है। अमेरिकन लोगों से ज्यादा नफरत किससे है? इसका कारण क्या है? अमेरिका ही तो इजराइल को सपोर्ट करता है। इसलिए जब अमेरिकी फोर्स वहां आते हैं और उनके बेस के आसपास कोई अमेरिकी उनकी गाड़ी में कोई घटना करता है या फायरिंग हो जाती है, चाहे वो सुसाइड बमिंग ही क्यों ना हो, तो अगली स्थिति आप जानते हो क्या होती है? ये अमेरिकी फोर्स को फायरिंग करनी पड़ती है। इसके बाद इजराइल से कहेंगे कि सारे इलाके अपने कब्जे में ले लो, बाकी जगहें भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करो। आखिरकार ये सब इजराइल का ही होता है। अमेरिका की भी एक ही प्लान है, इसलिए टोनी ब्लेयर को लाया जा रहा है। आपको बस ये समझना चाहिए है। मैं एक उदाहरण देता हूं। पहला, हाल ही में केकेपी, जो कि तुर्की की सबसे बड़ी रेडिकल संगठन है, तुर्की सरकार के खिलाफ थी। तब उन्होंने अपने हथियार छोड़कर सरेंडर कर दिया। उस वक्त उरुकान और दूसरे नेताओं ने कहा था कि अब इसमें 10% हिस्सा बचा है। अभी भी 10% ही हथियार बंद है, बाकी 90% हथियार छोड़ चुके हैं। वे सरेंडर करने को तैयार नहीं है
और ये बस एक ड्रामा है। ये तुर्किश पार्टी और उर्दू वाली पार्टी का बयान है। ये एक्टिव है। उनकी पॉलिटिकल विंग है, वो तुर्की में ताकतवर है। वे ऑपरेशन कर रहे हैं तुर्की की बॉर्डर पर। एक्टिव नहीं, बहुत एक्टिव है। उनका सपोर्ट बेस है, पक्का है। अमेरिका या कोई और देश, फ्रांस का सपोर्ट है। उनके पास हथियार भी है। मैं हमास की दूसरी एक मिसाल बताने जा रहा हूं। आईपी केयर इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, यानी राजीव गांधी के राजनीतिक करियर में हुई सबसे बड़ी गलती थी। श्रीलंका के साथ एलटीटी को सुलझाने के लिए जो आईपीकेएफ नाम की फोर्स भेजी गई थी, पहले भेजे गए लोग लगभग 1500 थे। मतलब एलटी के हथियार पूरी तरह से नीचे रखवा दिए जाएं और उसे मॉनिटर करना भारत की पीस कीपिंग फोर्स का काम होगा। ये फोर्स जब जाफना गई थी तो सब बर्बाद हो गया। बाद में 1500 की जगह लगभग 65,000 भारतीय सैनिक वहां भेजे गए। वहां उस मिट्टी में कितने लोग मारे गए, कितने मलयाली मरे, मतलब न्यूट्रल जो मॉनिटरिंग फोर्स कहते हैं, उस देश में जाते वक्त, खासकर जब हमास से जुड़े गाजा या फिलिस्तीन या अरब देशों में जाते हैं, तो मॉनिटरिंग बेस पर ही रहते हैं। एक स्थायी पेट्रोलिंग होती है, हथियार नीचे रखे होते हैं, क्योंकि वहां हमेशा सुसाइड अटैक का खतरा रहता है। उस वजह से बड़ा संभावना होती है कि कोई सुसाइड अटैक हो सकता है, इन्हें फायर किया जा सकता है। आपने देखा क्या, इजरायली फोर्स के करीब वहां की महिलाएं जो कहती है काला पोशाक पहनी थी, बम फटा, क्या वे उन्हें गोली मारेंगे? सेना के पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या उन्हें चेक किया जा सकता है? किस तरह के बम है, कैसे पता चलेगा? इराक को देखो, बगदाद में भी जब अमेरिकी फोर्स थी तब ऐसे ही कई मॉनिटरिंग और ऑपरेशन हुए, लेकिन आखिर में गोली चलानी पड़ी। सच में गोली चलानी पड़ी। कितने लोग मरे, उसके बावजूद अमेरिका में उस पर कोई फिल्म बनी, अमेरिकन स्नाइपर जैसी बड़ी हिट फिल्म भी बनी। मैं हर एक घटना बताता हूं, मतलब यहां जो होने वाला है वो इजराइल ने अमेरिका को दिया हुआ एक बड़ा उपलब्धि है। अमेरिकी फोर्स वहां आ रही है और साथ ही अमेरिका ने सीधे अटैक किया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बात फिलिस्तीन की हो रही है वो सच में होगी। बाकी देशों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे जो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को मंजूरी देते हैं, वो सब सिर्फ दिखावा है। असल में ये सब रोकने का तरीका है। अमेरिका ने ये सब फायर कर दिया है। इसके बाद ये नाटो के देश चुप हैं और अरब देश भी कुछ नहीं बोल रहे। देश भी चुप रह गए थे, लेकिन कतर की वजह से ये लोग इतने पहल करने लगे। जब अमेरिका की फोर्स वहां पहुंची तो वहां 100% मुद्दा खड़ा हो गया। गाजा में जो हमास के लोग हैं वे वहां सपोर्टिव हैं, इसलिए वहां टेंशन बनी रहती है। बस हॉस्टेज की रिहाई देख लो, तब पता चलेगा कि कितने दिन तक सीज फायर रहेगा। ये अमेरिकी फोर्स जब आई है तो वही सब मॉनिटर कर रही है। अगर इसके अंदर कोई समस्या हुई तो पूरा मामला उलट पुलट हो सकता है, खासकर इजराइल और अमेरिका के बीच। मामला क्लियर हो गया। अमेरिकी फोर्स सीधे इन लोगों का सामना करेगी। ये हमास और वहां मौजूद बाकी फोर्सेस का सामना करेगी। जब ये सब होगा तो तुमने जो लोग छोड़ दिए थे वो भी फंसे जाएंगे। ये हमास के लिए पूरी तरह से एक जाल है। बाद में वो कहेंगे कि टोनी ब्लेयर से काम नहीं बनेगा। ये एक नया बयान है। मैं यही कह रहा हूं कि ये एक जाल है, पूरा जाल बन चुका है। मतलब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इसलिए हमास ने सरेंडर किया, क्योंकि उनके फोर्स और जो गुरिल्ला वॉरफेयर करने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। उन पर असर पड़ा। जो लोग फंडिंग देते हैं और मदद करते हैं वे भी दो हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि साइन करो या बाहर निकलो, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कतर को कतर के मामले में पूरी तरह से आघात लगा है। अमेरिका के बारे में पहले वीडियो में बताया था कि इसे एक सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है। इस मामले में हमें यह समझना होगा कि अंत में क्या होने वाला है। इसलिए इजरायली कैबिनेट ने इसे पूरी तरह से मंजूर कर दिया। उस कैबिनेट के अंदर यह बात दिलचस्प है। एक बात बताता हूं, बेंजामिन नेतन्याहू के बिल्कुल करीब बैठा है बिटकॉफ, स्टीफन बिटकॉफ। वो यहूदी है, अमेरिकी यहूदी है, रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, ट्रंप का स्पेशल एम्बेसडर भी है। जो मिडिल ईस्ट, एशिया, वेस्ट एशिया की बातें होती है उसमें वो उनके कैबिनेट के साथ बैठकर सब डिस्कस करता है। इसलिए सब कुछ पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि अमेरिकी फोर्स डायरेक्टली इंटरवीन कर रही होती है। तो इस तरह से इजराइल के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इजराइल भी उनके साथ सपोर्टिव रहता है। साथ में खड़े होकर फिर से हमले करेंगे, कूड़े की तरह बम गिराएंगे। डिस्प्लेस्ड यानी बेघर हुए लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे।
53% लोग आईडीएफ यानी इजरायली फोर्स के हाथों में हैं। ये और भी 3-4 महीने तक ऐसा जारी रहेगा। ये सब लोग पकड़े जाएंगे। मतलब ट्रंप की वो योजना गाजा रिवेरियन वाली घटना होने वाली है। मेरे हिसाब से इसका यही कारण है। कई जगहों से पढ़कर समझ में आता है कि ये पूरी तरह से अरब देशों, खासकर गाजा और हमास के लिए है। प्रॉक्सी बन के सपोर्ट करने वाले कई इस्लामिक देश हैं। उन्हें यह सब इसलिए मिलता है क्योंकि वहां अमेरिकी बेस बन रहा है। जब ये बेस बन जाएगा तो मिस्र का सुएज नहर, आप समझ ही गए होंगे, सुएज नहर इसी के कंट्रोल में होगा। जहां भी अमेरिका ऐसे स्ट्रेटेजिक जगहों पर बेस बना देता है, कंट्रोल फिर अमेरिका के हाथ चला जाता है। यही उनकी चाल है। अमेरिका के इस गेम को समझने के लिए यह बड़ा सबक है। मैंने जितना समझा और पढ़ा है उतना ही समझ पाया हूं। वो डील के अंदर जो समझ में आया वो ये है कि ये 100% बेंजामिन नेतन्याहू ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि ये अमेरिका की गेम प्लान है। ये फ्यूचर देखकर किया गया है। ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म है। इस घटना ने इतनी सारी लोगों को छोड़ा है। ठीक वैसे ही वे इजराइल के कब्जे वाले इलाकों से पीछे हट रहे हैं। कुछ जगहों पर तो पूरा स्कैन भी किया गया है। पहले भी वे कई जगहों से पीछे हट चुके हैं पुरानी डील के तहत। जब वे वापस गए तो कई वहां के नेता थे जिन्हें उन्होंने मार दिया क्योंकि उनके पास वही टेक्नोलॉजी और उपकरण थे। सामान सब है, पर लगभग 90% बिल्डिंग्स पूरी तरह से ढह चुकी हैं। वहां सिर्फ वही खाना मिलता है, रहने की जगह तक नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है हमास। जब मैं ये कहता हूं तो मैं इस्लामी आतंकवाद की भयंकर साजिश और झूठ बात है। ये लोग इसलिए लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई उनकी विचारधारा पर आधारित है, यानी इस्लामी विचारधारा। उनका इरादा दूसरों को खत्म करना है। जब यह सोच सामने आती है तभी इतना विनाश होता है। मतलब जैसा मैं कह रहा हूं, ब्लैक सितंबर भी वैसा ही था। उसके बाद फिलिस्तीनी नेता बने, इसके अंदर कई नेता बने। हमास के अंदर से उन नेताओं को एक एक करके हटाया गया। 2-3 महीने बाद ये हॉस्टेज पूरी तरह से रिहा कर दिए गए। पूरी गाजा पर यू टर्न कर लिया और इसे पुराने अमेरिकन प्लान के मुताबिक बदल दिया गया। वहां के अरब देश भी इसे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। एक बात कहूं तो सारी दुनिया के देश ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, खासकर अरब देशों के साथ। कहा गया कि एक शांति योजना सबसे अच्छी है। भारतीय प्रधानमंत्री सबसे पहले इस मुद्दे पर ट्रंप को बधाई दी, नेतन्याहू को भी बधाई दी। मतलब भारतीय प्रधानमंत्री की भी रुचि है ट्रंप के साथ संबंध बनाने में। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि उनकी रुचि है, वरना भारत को समझ आ गया है कि यह मामला भारत को भी प्रभावित करेगा। आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से, कई तरह से प्रभावित करेगा। क्योंकि जब अमेरिका की बात होती है, चाहे वो ग्लोबल पावर हो, चाहे इकोनॉमी हो या मिलिट्री, उनकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। इसी वजह से उन्होंने इजराइल के पक्ष में इतने साफ सुथरे और पक्के तरीके से काम किया। मतलब ये डील पूरी तरह से एक तरफा है। इस डील के तहत पूरी तरह से हमास और फिलिस्तीन बस सपने में ही रहेंगे। ऐसा सेटअप उन्होंने बनाया है। यही है अमेरिका का गेम प्लान। जो लोग इसे समझेंगे उन्हें असली बात पता चलेगी कि यह मामला क्या है, और तब अमेरिका की फौज वहीं मौजूद रहेगी। आने वाले वक्त में यह समझना जरूरी है कि गाजा पर हमला करने के समय यह इजराइल की तरफ है या अमेरिका की। यह दुनिया को मानना होगा। यही अमेरिका की इजराइल से ख्वाहिश है और यही होने वाला है।